अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स तो पढ़ चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या है, हम ये भी देख चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस और कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। My dear students, we will study the factors which will affect the resistance of any material। और हम ये भी देखेंगे कि टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है। My dear students, आज के इस लेक्चर में मैं जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी का वर्ड भी यूज़ करूँगा। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, चलिए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था। अब हम कुछ मज़ीद फैक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने लगे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। और मज़ीद कौन कौन से फैक्टर्स हैं टेम्परेचर के अलावा जिससे किसी भी कंडक्टर या जिससे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस पर फ़र्क पड़ सकता है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए कौन कौन से मज़ीद वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एक ऐसा पाइप है जो बहुत छोटा सा है और आप उस पाइप में से वाटर को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, यानी कि आप इस साइड से वाटर को इन करवाना चाहते हैं और यहाँ से ज़ाहिर है वाटर फ्लो आउट करेगा। और आपके पास एक और पाइप है जिसका डायामीटर, जिसका एरिया तो इतना ही है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लंबा है। लेंथ ऑफ द पाइप, वाटर पाइप बहुत ज़्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल है, इस ए केस में या बी केस में पानी को फ्लो करने के लिए, इस पाइप में से बहने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस कब बेयर करनी पड़ेगी? ए पाइप में से या बी पाइप में से? द आंसर इज ज्यादा रेजिस्टेंस इसे बी पाइप में से एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्यों? देखिए, जब इस बी पाइप में वाटर यहां से एंटर होगा, इस कन्फाइंड एनवायरनमेंट में सफर बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा देर के लिए ये वाटर इस पाइप में कन्फाइंड रहेगा और जब यहां से निकलेगा तो ही वो रेजिस्टेंस, वो रुकावट खत्म होगी। जबकि इस केस में जब वाटर यहां से दाखिल होगा तो बहुत थोड़ी ही देर के लिए कन्फाइंड रहेगा, फिर फौरन इस पाइप से बाहर आ जाएगा। कुछ ऐसा ही बिहेवियर एक वायर का करंट के लिए है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, एक पाइप में से वाटर फ्लो करता है, उसी तरह से एक वायर में से करंट यानी चार्जेस फ्लो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक वायर की लेंथ भी रेजिस्टेंस को इसी तरह से इफेक्ट कर सकती है जिस तरह से पाइप की लेंथ इस पाइप की रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ऐसा कंडक्टर हो जिस कंडक्टर की लेंथ कम हो, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंडक्टर, और एक ऐसा कंडक्टर हो जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, लेट्स से दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेट्स से दोनों की थिकनेस सेम है, यहाँ पे देखने में नहीं लग रही क्योंकि हाथ से ड्रॉ की है, बगैर स्केल के ड्रॉ की है। लेट्स से दोनों की थिकनेस या डायामीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। माय डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या जब इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से ये चार्जेस एक साइड से इस वायर में दाखिल होंगे तो कुछ ही देर के लिए इन एटम्स के साथ कलाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ से दाखिल हुए, हो सकता है कि इससे कलाइड हुआ, यहाँ सिर्फ इससे कलाइड हुआ और फिर यहाँ से निकल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कलाइंस कम थी, लेकिन अगर एक ऐसी वायर में वो इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए जिसकी लेंथ ख़त्म होने का नाम ही ना ले, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, उस वायर में उस इलेक्ट्रॉन का सफ़र ख़त्म ही ना हो, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, इस वायर में भी चार्जेस मौजूद हैं। ये चार्जेस असल में न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एटम के न्यूक्लियाइज हैं। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? देखिए, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस वायर में दाखिल होगा
या चार्ज इस वायर में दाखिल होगा तो इसकी कलेयंस इन चार्जेस या इन एटम्स के साथ खत्म ही नहीं होंगी। यहां से इससे कलाइड करेगा, मुमकिन है इससे कलाइड करे, फिर इससे कलाइड करे, और मामलात कलेयन के चलते रहेंगे। यानी इस चार्ज का इस कंडक्टर में मौजूद एटम्स के साथ कलेयन का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जब तक वायर खत्म नहीं होगी, जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतनी ज्यादा कलेयंस ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ करेगा। तो जाहिर है ज्यादा कलेयन मींस रेजिस्टेंस ज्यादा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, छोटी वायर में कलेयंस कम होंगी, लेंथ ऑफ द वायर कम होने से रेजिस्टेंस कम होगी। जितनी वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसमें एक दफा अगर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गया तो निकलने तक एटम्स के साथ कलाइड करता चला जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को मैथमेटिकली लिखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द रेजिस्टेंस इज लेंथ। स्टूडेंट्स, लेंथ का क्या रिलेशन आपने सीखा? अब आप बताइए रिलेशन क्या है। आप मुझे यकीन है कह रहे होंगे सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी इस कंडक्टर की, इस कंडक्टर में फ्लो करने वाले चार्जेस को उतनी ही ज्यादा रुकावट, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस बेयर करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? दूसरा फैक्टर होगा जैसे कि इस पाइप के लिए थिकनेस या एरिया होता है। आपसे सवाल है मेरा कि आपको अगर लेट से एक वाटर टैंक फिल करना पड़े, देखिए हम एक डेली लाइफ एग्जांपल की मदद से इस करंट के फ्लो को समझ रहे हैं। आपको एक वाटर टैंक फिल करना पड़े, दो सिचुएशंस है। एक इंतहाई बारीक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब आप जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया को कहते हैं, जैसे कि इस मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंतहाई कम हो, उससे आपको एक वाटर टैंक फिल करना पड़े, और लेट से अगर आपको वही वाटर टैंक एक ऐसे पाइप से फिल करना पड़े जिस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो ये वाटर टैंक किस पाइप से जल्दी फिल हो सकता है या इजीली फिल हो सकता है? पाइप ए या पाइप बी? द आंसर इज, क्योंकि जो वाटर पाइप ए से फ्लो करता आ रहा है वो इजीली फ्लो होता चला जाएगा, इजीली इस टैंक में पोर होता चला जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो एक यूनिट टाइम में इस पाइप ए में से ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो कर सकती है, क्योंकि इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो लिहाजा यूनिट टाइम में इस पाइप बी में से कम लिक्विड फ्लो कर सकता है। यानी कि बी में रुकावट का सामना लिक्विड को ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर के साथ भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक ऐसी वायर हो जो इंतहाई थिन हो, उस केस में क्या होगा? जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो। स्टूडेंट्स, उस वायर में मौजूद एटम्स के दरमियान बहुत कम स्पेसेस खाली होंगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन उस वायर में या कोई भी चार्ज उस वायर में दाखिल होगा तो बहुत ज्यादा कलेयंस के बाद दूसरे एंड से उस वायर के बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कलेयंस का शिकार होता हुआ ये चार्ज दूसरे एंड से बाहर निकला। लेकिन इसके बरक्स अगर मेरे पास एक ऐसी वायर होती माय डियर स्टूडेंट्स जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा जरा ज्यादा होता, तो इस केस में हो सकता है एटम्स के दरमियान स्पेस से इलेक्ट्रॉन निकल सकता। स्टूडेंट्स, एक रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन की कलेयन के चांसेस यहां से थोड़े से कम होंगे। इलेक्ट्रॉन माइट बी पॉसिबल इन एटम्स के दरमियान से निकल जाए। स्टूडेंट्स, एक रीजन और भी बताऊं क्या है? जो वायर थिन होगी उसमें चार्जेस की मिकदार ही ऑलरेडी कम अवेलेबल होगी। आप जानते हैं कि ये जो वायर है इसके अपने चार्जेस ही फ्लो करते हैं विद द
एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो इसके खुद के चार्जेस ही मूव करेंगे। तो जो थिन वायर है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस भी तो कम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरी वायर में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हो सकता है 3 चार्जेस अवेलेबल हों कंडक्शन के लिए, लेकिन जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा यकीनन वहाँ पर मौजूद कंडक्शन के लिए अवेलेबल चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली जो करंट उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज द सेकंड फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? क्या हो सकता है दूसरा फैक्टर? डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड फैक्टर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो कैसे रिलेट किया जा सकता है? क्या कहेंगे, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सोचिए और जवाब दीजिए। मुझे यकीन है आपका जवाब नफी में होगा, निगेशन में होगा, क्योंकि आपने देखा जिसकी एरिया की वैल्यू ज़्यादा है उसकी कंडक्शन भी इजी है, वो कंडक्ट भी आराम से कर सकता है, उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा एरिया रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये बात मैं लिख सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमने लिख दिया। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने आमतौर पे ये ऑब्जर्व किया होगा जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आमतौर पर थिक या मोटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बड़े अप्लायंस के साथ कोई तार जुड़ी देखें, एयर कंडीशनर के साथ तार जुड़ी देखें, या फॉर एग्जाम्पल अपने घर में मौजूद फ्रिज, फ्रीज़र या किसी भी हैवी ड्यूटी अप्लायंस के साथ आप तार जुड़ी देखें तो आपको वो तार मोटी दिखाई देगी एज कंपेयर टू अदर वायर्स। अगर आप अपने घर के बल्ब के साथ एक छोटे से 0 वॉट के बल्ब के साथ जुड़ी तार को देखेंगे तो वो बहुत बारीक होगी, क्योंकि उस छोटे से बल्ब को ज़्यादा करंट रिक्वायर नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस की वायर भी गुजारा कर सकती है, उसके साथ ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली वायर भी चल सकती है। लेकिन जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर्स, फॉर एग्जांपल हमारी बड़ी मोटर्स, फॉर एग्जांपल हमारे रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजेस, फ्रीजर्स, जहाँ पे करंट की मिकदार ज़्यादा चाहिए ऑपरेशन के लिए, वहाँ पर आप देखेंगे जो तारें जुड़ी हुई हैं वो आमतौर पर थिक है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कम होगी तो ही तो उनमें से ज़्यादा करंट फ्लो करके जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगर इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दिया जाए, लेट्स कंबाइन रिलेशन A एंड रिलेशन B, व्हाट यू विल गेट R is proportional to L and inversely proportional to A. My dear students, आप इस proportionality को equality में कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद रखिए, आपने अभी तक सिर्फ 2 फैक्टर्स पढ़े हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, एक एरिया और एक लेंथ। इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें और देखें क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, R is equals to some constant L over A। कुछ ऐसी इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानना चाहते हैं ये कांस्टेंट क्या है? दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इस सिंबल को रो कहते हैं। इस कांस्टेंट को इस सिंबल रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे लिखी जाएगी? ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 कैसे लिखी जाएगी डियर स्टूडेंट्स? इक्वेशन 1 कैसे लिखी जाएगी? R is equals to रो L over A। स्टूडेंट्स, आखिर ये रो क्या है? हमने कहा ये एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी बना कर आया। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया रो, लेकिन है क्या? डियर स्टूडेंट्स, दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब रेजिस्टिविटी से क्या मुराद है?
माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिस्टिविटी से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? चलिए रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं, ये बात मानते हैं कि आम तौर पर आयरन भी कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है, लेकिन आप जानते हैं कि गोल्ड एक बेटर कंडक्टर है आयरन से, गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है आयरन से। लेकिन अगर मुझे मुकाबला करना हो गोल्ड और आयरन का, और मैं कहूं कि मैं एक आयरन का पीस लेके आया हूं या आयरन की वायर लेके आया हूं जो इतनी मोटी है और इतनी छोटी, लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके बरक्स अगर मैं गोल्ड की वायर ले आऊं जो लेंथ में भी बहुत ज़्यादा हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम हो, तो आपसे पूछूं कि डियर किड्स, जरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मुझे बताएं आयरन और गोल्ड में से ए और बी में से कौन सा पीस अच्छा कंडक्टर है। तो आप मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताएंगे सर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हमने पढ़ा एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, तो इसके मुताबिक आयरन का एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, तो आयरन की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। और इस गोल्ड के केस में लेंथ ज़्यादा है, एरिया बहुत कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे इस केस में बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो गया स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपको लेके जाने लगा हूं। हम यहां पर कह रहे हैं कि बी की रेजिस्टेंस यानी गोल्ड की रेजिस्टेंस ग्रेटर है, लेकिन आयरन की रेजिस्टेंस कम है, लेस। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने वैसे तो ये देखा है कि आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर एज मच एज गोल्ड, लेकिन फिर यहां पर गोल्ड की रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने दो डिफरेंट साइजेस के मटेरियल्स को कंपेयर किया है, तो ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। तो अगर हमने ये देखना हो कि आयरन और गोल्ड में से कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो स्टैंडर्ड क्या है जानते हैं? स्टैंडर्ड है आयरन और गोल्ड दोनों का ऐसा मटेरियल या ऐसी डायमेंशंस चूज की जाए जिसमें इनकी लेंथ भी 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर मेरे पास दोनों पीसेस आयरन और गोल्ड के ऐसे आ जाएं जिसमें लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आप जानते हैं ये मुकाबला बराबरी का होगा। इस केस में दोनों का एरिया, दोनों की लेंथ बराबर है, तो हम कहेंगे गोल्ड की रेजिस्टेंस कम है, लो है, यानी गोल्ड बेटर कंडक्टर है। तो जानते हैं आपने ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, ये रेजिस्टेंस क्या कहलाई? ये रेजिस्टेंस इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाई। तो रेजिस्टिविटी सिंपली डिफाइन की जाती है किसी भी मटेरियल की वो रेजिस्टेंस जो 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस की हो। 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस क्या मुराद है स्टूडेंट्स? इस वायर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सिलेंडर के लिए आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है एरिया टाइम्स लेंथ होता है। एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 1 मीटर, तो वॉल्यूम बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी वो इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी, वो इस मटेरियल की पहचान है। 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल की रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है और वो हमेशा गोल्ड की इस आयरन से कम होगी, इसलिए 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल में ये कहा जाएगा कि गोल्ड बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू द आयरन। तो चलिए इस फॉर्मूले में अगर हम R इज इक्वल टू रो, L को भी 1 मीटर लें और एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर लें, तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? रो के इक्वल आ जाएगी। यानी उस वक्त उस मटेरियल की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहेंगे जिस वक्त उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो या लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। स्टूडेंट्स, वन लास्ट फाइनल थिंग वो ये है कि इस केस में इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट्स बना लेते हैं। रो इज इक्वल्स टू RA/L। तो डियर स्टूडेंट्स,
क्या बनेंगे इसके यूनिट्स? हमारी रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओहम्स, एरिया के मीटर स्क्वायर और एल के मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये कट जाएगा, इससे रो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स ओहम मीटर्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं आप तक पहुंचा है, आपको पता चल चुका है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। रेजिस्टेंस किसी भी साइज ऑफ द मटेरियल की रुकावट रेजिस्टेंस कहलाती है, और रेजिस्टिविटी स्पेशली ऐसा मटेरियल जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है। अपने बेइंतहा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात करूंगा अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।